एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी की माइनर एक्ट की सीरीज़, जिसमें कि हमारा जो सबसे पहला एक्ट जो हमने स्टार्ट किया है वो हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 का है, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और वो अपलोड भी कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है इसके लिए, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके प्लीज़ वो सारे तीनों वीडियोस देखें, फिर इसको स्टार्ट करें। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं हरियाणा जुडिशरी की, जो एक मिनिमल कॉस्ट पे 299 के कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये बिल्कुल भी मिनिमल कॉस्ट है। तो अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाके ग्रुप ज्वाइन करिए। उसकी सारी डिटेल्स जो है मॉक टेस्ट की वहाँ प्रोवाइडेड है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 13 है। इसमें हमें बताया जा रहा है इविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में। अब यहाँ से एविक्शन के बारे में स्टार्ट हो रहा है कि एविक्शन कब हो सकता है टेनेंट का, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्लॉज क्या है। ए टेनेंट इन पोजीशन ऑफ ए बिल्डिंग और अ रेंटेड लैंड शैल नॉट बी एविक्टेड देयर फ्रॉम एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो ये जो सब क्लॉज 1 है ये सिंपली यही बोल रहा है कि टेनेंट जो है ना, जो पोजीशन में है, किस चीज़ के पोजीशन में, बिल्डिंग के पोजीशन में या रेंटेड लैंड के पोजीशन में है, ठीक है, उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि इस सेक्शन के प्रोविजन में जो दिया है उसी के हिसाब से उसको एविक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज कोई अदर प्रोसीजर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये सिंपली बोल रहा है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 देखते हैं। अ लैंडलॉर्ड हु सीक्स टू एविक्ट his tenant shall apply to the controller for the direction in that behalf if the controller, after giving the tenant a reasonable opportunity of showing cause against the application, is satisfied। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है लैंडलॉर्ड जिसको एविक्ट करना चाहता है ना, जो अपने टेनेंट को, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो है वो कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा और कंट्रोलर को बोलेगा कि वो एविक्ट करना चाहता है अपने टेनेंट को, ठीक है, और वो उससे डायरेक्शन मांगेगा उस बिहाफ में। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर अपॉर्चुनिटी देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा उस टेनेंट को कि तुम शो कॉज करो कि तुम्हें क्यों नहीं एविक्ट किया जा सके, क्यों ना एविक्ट किया जाए तुम्हें, उसके लिए तुम्हें शो कॉज करने के लिए कंट्रोलर अपॉर्चुनिटी देगा टेनेंट को। और वो सेटिस्फाइड क्या करेगा, जो नीचे के कंडीशन दिए है ना वो सारे, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद कंट्रोलर जो है सेटिस्फाई हो गया है, नीचे की जो सारी कंडीशंस हैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया है। तो पहली चीज़ जो है दैट द टेनेंट हैज़ नॉट पेड और टेंडर्ड द रेंट ड्यू फ्रॉम हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड विद इन 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट इन द अग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी with his landlord or in the absence of such agreement by last day of the month next following that of which the rent is payable। यानी कि जो पहला क्लॉज जिससे सेटिस्फाई हुआ है कंट्रोलर वो ये है कि जो टेनेंट है ना, रेंटेड लैंड का या बिल्डिंग का जो टेनेंट है, उसने ना 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एक्सपायर हो गया ना टाइम जो फिक्स किया गया था रेंट देने के लिए टेनेंसी से रिलेटेड, उस अग्रीमेंट में जो टेनेंसी का था उसमें जो डेट फिक्स की गई थी उस डेट से 15 दिन जो है एक्सटेंड हो गए हैं, और जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट ने जो है रेंट नहीं दिया है लैंडलॉर्ड को, ठीक है। और जहाँ कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी, तो वहाँ जो लास्ट डे है ना, लास्ट डे कब का, जिस मंथ में, उस मंथ का जिससे फॉलोइंग द मंथ रेंट इज पेबल, यानी कि जिस मंथ का लास्ट डे एक्सपायर हो गया और तब तक कोई रेंट नहीं दी गई है। यानी कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि रेंट नहीं पे किया है टेनेंट ने, और 15 डे एक्सपायर हो गया जिस दिन अग्रीमेंट, टेनेंसी के अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इस दिन डेट, इस कोई डेट फिक्स है कि इस दिन रेंट देना है, उस दिन नहीं दिया, डेट फिक्स डेट पे नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फिक्स डेट पे नहीं दे दिया, प्लस 15 दिन एक्सपायर हो गए उससे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि जहाँ टेनेंट, ये केस था जहाँ पे अग्रीमेंट है टेनेंसी का, ठीक है, अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा केस चाहे अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे केस में क्या होगा, जिस मंथ का रेंट पेबल है ना, वो मंथ तो गुजर गया, उसके बाद एक और मंथ गुजर चुका है और उसके लास्ट डे तक कोई पेमेंट नहीं किया है टेनेंट ने,
और इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है कंट्रोलर भी सेटिस्फाई हो जाता है आफ्टर इंक्वायरी, आफ्टर शोइंग कॉज, अपॉर्चुनिटी देने के बाद शो कॉज का टेनेंट को ये सेटिस्फाई हो जाता है कंट्रोलर की पेमेंट नहीं कर रहा है टेनेंट, ठीक है। फिर इसका प्रोवाइजो है, बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट इफ द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ द फर्स्ट हियरिंग of the application for ejection after due service pays or tenders the arrears of rent and interest to be calculated by the controller at 8% per annum on such arrears together with such cost of the application if any as may be allowed by the controller, the tenant shall be deemed to have duly paid or tender the rent within the time aforesaid। यानी कि प्रोवाइजो में एक अपॉर्चुनिटी दी गई है टेनेंट को कि ठीक है आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपने नहीं पेमेंट किया 15 डेज़ के अंदर या एग्रीमेंट नहीं है तो 1 मंथ के लास्ट डे के अंदर, तो क्या होगा, तो 15 दिन जिस दिन फर्स्ट हियरिंग हुई ना उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको जमा कर देना है वो जितने भी एरियर्स है ना रेंट के, वो प्लस इंटरेस्ट जो कि कंट्रोलर ने कैलकुलेट किया है 8% के इंटरेस्ट पर, ठीक है। और वो जो है कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन के साथ ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है टेनेंट ने दे दी हैं, ठीक है। तो मान लिया जाएगा कि टेनेंट ने जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है और उसने पे कर दिया है अपना अमाउंट रेंट का जो भी उसके पास पेंडिंग था, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड प्रोवाइजो भी दिया गया है, वो बता रहा है जो लैंडलॉर्ड है, द लैंडलॉर्ड शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब जो लैंडलॉर्ड है ना, लैंडलॉर्ड जो है 3 साल से अधिक जो है एरियर्स ऑफ रेंट जो है वो नहीं क्लेम कर सकता है, उसको भी लिमिट लगा दी है कि ठीक है आपने एरियर क्लेम किया, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम किया 8% के रेट पे जो कि कंट्रोलर ने डिसाइड किया, प्लस आपको कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन में मिला। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि टेनेंट के ऊपर जो है उसके ऊपर भी हार्डशिप नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ये सब प्रोवाइजो डाला गया है जिसमें बोला गया है कि जो लैंडलॉर्ड है ना वो क्लेम कर सकता है एरियर ऑफ रेंट, लेकिन वो जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 3 साल इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग कर रहा है डेट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक है, इस एक्ट के अंदर। यानी कि 3 साल से ज़्यादा का वो एरियर्स नहीं लगा सकता है टेनेंट पे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड प्रोवाइजो। अब इसका सेकेंड क्लॉज पे आते हैं, जो कि फर्स्ट क्लॉज ये था कि उसने रेंट फुलफिल नहीं किया है, और सेकेंड क्लॉज यहाँ पे हमारा देखते हैं क्या है। सेकेंड हमें बता रहा है दैट द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 1949 एक्ट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ट्रांसफर हिज राइट अंडर द लीज और सबलेट द इंटायर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ or used the building or rented land for the purpose other than that for which it was leased। यानी कि यहाँ सब क्लॉज बता रहा है कि कंट्रोलर सेटिस्फाई हो गया है कि टेनेंट जो है ना, एक्ट जब ये एक्ट कमेंस हुआ था 1949 का एक्ट, ठीक है, उस वक्त टेनेंट ने विदाउट लैंडलॉर्ड के रिटन कंसेंट से उसने क्या किया था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया था राइट अपना किसी लीज के अंदर, या वो उसने सबलेट कर दिया था शायद पूरी इंटायर बिल्डिंग या रेंटेड लैंड जो भी उसके पास है या उसका कोई पोर्शन, ठीक है, बिना रिटन कंसेंट के लैंडलॉर्ड के उसने ट्रांसफ़र कर दिया राइट लीज के अंदर जो उसको दिया गया है, या उसने सबलेट कर दिया वैसी बिल्डिंग। और इससे कंट्रोलर भी सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ उसने ऐसा किया है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या की उसने क्या किया, वो बिल्डिंग या रेंटेड लैंड जो है ना वो यूज़ किया दूसरे पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए टेनेंट को लीज़ के लिए दिया गया। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर लीज़ दिया गया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको रहने के लिए लीज़ दिया गया है और वहाँ आप नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करने लग रहे हो, तो ये भी अदर देन डैट है जिसके लिए लीज़ किया गया है। तो इस पर्पस के लिए भी अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई होता है तो एविक्शन किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं दैट द टेनेंट हैज़ कमिटेड or cause to be committed such act as are likely to impair materially the value or utility of the building or rented land। टेनेंट ने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है या कमिट करवाया है, ठीक है, ऐसा एक्ट जिससे क्या हो रहा है, वो जो बिल्डिंग है या रेंटेड लैंड है ना उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, उसकी मटेरियली वैल्यू में अफेक्ट हो रहा है, यूटिलिटी में अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी उसको एविक्ट किया जा सकता है अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो गया तो।
फिर चौथी पॉइंट जो दे रखी है उसमें बताया गया है दैट द टेनेंट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट एंड कंडक्ट एज आर अ न्यूसेंस टू द ऑक्यूपेंट ऑफ द सेम बिल्डिंग और बिल्डिंग्स इन द नेबरहुड। तो चौथा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो टेनेंट है ना वो गिल्टी है ऐसे एक्ट के लिए या कंडक्ट के लिए जो कि न्यूसेंस कंसिडर किया जाता है उस ऑक्यूपेंट के द्वारा जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं या नेबरहुड में रहते हैं। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि टेनेंट जो है लगातार न्यूसेंस करता रहता है और हमें डिस्टर्ब करता है, तो इसके कारण भी एविक्शन किया जा सकता है अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो गया एप्लीकेशन पे लैंडलॉर्ड के। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट जो है वो है दैट वेयर द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन अ प्लेस अदर देन अ हिल स्टेशन द टेनेंट हैज सीज्ड टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 4 months विदाउट अ रीजनेबल कॉज। अब फिफ्थ पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जहाँ बिल्डिंग जो है ना वो सिचुएटेड है किसी ऐसे प्लेस में जो कि हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो और टेनेंट क्या कर रहा है, टेनेंट जो है वो सीज हो जा रहा है ऑक्यूपाई करने के लिए वैसा बिल्डिंग 4 महीने से ज़्यादा, 4 महीने कंटिन्यूअस पीरियड तक जो है बिना रीजनेबल कॉस्ट से वो जो है वो बिल्डिंग या रेंटेड प्लेस यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, 4 मंथ से कंटिन्यूअस, और वो जगह जो है हिली स्टेशन नहीं होना चाहिए, हिल स्टेशन के अदर देन कोई अदर एरिया होना चाहिए, कोई अदर बिल्डिंग होनी चाहिए, और 4 मंथ से है ही नहीं वो पर्सन, तो फिर क्या किया जाएगा, तो वो पर्सन को जो है एविक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर जो है ऑर्डर मेड करेगा और डायरेक्ट करेगा टेनेंट को कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन दे दो उस बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का, और अगर कंट्रोलर जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो फर्दर इसका प्रोवाइजो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द कंट्रोलर में गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम फॉर पुटिंग द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एंड मे एक्सटेंड सच टाइम सो एज नॉट एक्सीडिंग 3 months इन अग्रीगेट। और प्रोवाइजो बोल रहा है कंट्रोलर जो है ना वो टेनेंट को एक रीजनेबल टाइम दे सकता है ताकि वो पोजीशन दे दे उस बिल्डिंग या रेंटेड प्लेस का लैंडलॉर्ड को वापस। कितना पीरियड होना चाहिए, वो 3 महीने तक होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा का नहीं देगा वो पोजीशन। ठीक है, इन अग्रीगेट। अब जो हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लॉज में देखा था वो इतना ही बता रहा है। जो एविक्शन ऑफ जो है यहाँ पे टेनेंट के बारे में बताया जा रहा है हमें सेक्शन 13 में, उसमें हमें सिंपली यही बताया जा रहा है कि टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा, जब कंट्रोलर को जो है लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन मेड किया है कि मुझे एविक्ट करना है टेनेंट को, और किस ग्राउंड पे करना है कि टेनेंट ने जो है हमें रेंट नहीं प्रोवाइड किया है, जिस दिन फिक्स हुआ था टेनेंसी अग्रीमेंट में उससे 15 days एक्सीड हो गए हैं और उसने रेंट प्रोवाइड नहीं किया है, और उस जहाँ टेनेंसी अग्रीमेंट नहीं है, जिस मंथ का रेंट ड्यू है उसके नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट तक भी उसने रेंट नहीं दिया है, तो ऐसे केस में उसको क्या एप्लीकेशन मेड कर सकता है लैंडलॉर्ड। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो हमारी थी, उसमें एक प्रोवाइजो भी अटैच था कि फर्स्ट हियरिंग के 15 दिन के अंदर अंदर अगर टेनेंट ने जो है वो पेमेंट कर दिया रेंट का और उसके साथ एडिशनल 8% का इंटरेस्ट भी दे दिया जो कंट्रोलर ने डिसाइड किया है, प्लस कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन भी दे दिया, तो मान लिया जाएगा कि टेनेंट ने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लेम करेगा एरियर्स ऑफ रेंट वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं कर सकता है लैंडलॉर्ड, फर्दर प्रोवाइजो में ये कहा गया था। फिर सेकेंड क्लॉज जो था उसमें ये बताया गया था कि जो टेनेंट है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है लीज प्रॉपर्टी, जो भी लीज में मिली है उसको बिल्डिंग या रेंटेड प्लेस, वो जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है और जो है वो क्या नहीं कर सकता है, सबलेट नहीं कर सकता है, सबलेट नहीं कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। एंड फिर उसका जो सेकंड सब क्लॉज था उसमें बताया जा रहा था वो लीज जिस लिए दिया गया है उसके दूसरे पर्पस के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो भी फिर लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर को एविक्शन का नोटिस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, फिर इसमें थर्ड जो क्लॉज था उसमें ये बताया जा रहा था कि टेनेंट ने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिससे उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। देन जो नेक्स्ट क्लॉज था उसमें ये बताया जा रहा था कि जो टेनेंट है उसके एक्ट के वजह से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है नेबरहुड में, या उस बिल्डिंग के अदर पर्सन को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उस टेनेंट के लिए, तब भी एविक्शन की नोटिस दी जा सकती है कंट्रोलर को लैंडलॉर्ड के द्वारा ताकि एविक्ट किया जाए टेनेंट को। ठीक है, फिर अगर कोई हिली एरिया से अदर देन कोई दूसरी जगह पे कोई बिल्डिंग है या रेंटेड प्लेस है तो वहाँ पे अगर 4 मंथ से लगातार कोई टेनेंट नहीं रह रहा है, ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो भी जो है एविक्शन की नोटिस दी जा सकती है। ठीक है,
फिर कंट्रोलर के पास जो है ना वो पूरी पावर है कि वो ऑर्डर डिसाइड करेगा। वो उस अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो लैंडलॉर्ड को बोलेगा, टेनेंट को बोलेगा कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन तुम हैंड ओवर कर दो। एंड अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रिजेक्ट कर देगा लैंडलॉर्ड का एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें प्रोवाइजो भी अटैच है जो ये बता रहा है कि रीजनेबल टाइम दिया जाएगा टेनेंट को कि वो पोजीशन जो है लैंडलॉर्ड को दे सके, और वो जो है टाइम लिमिट वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा क्लॉज 2 तक। अब हम आते हैं क्लॉज 3 में, जो हमें बता रहा है लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ए इन केस ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इफ, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो लैंडलॉर्ड है ना वो अप्लाई कर सकता है किसको, कंट्रोलर को, किसी ऑर्डर के लिए जो डायरेक्ट करेगा टेनेंट को कि लैंडलॉर्ड को पोजीशन में दे दिया जाए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन, ही is not occupying another residential building in the urban area concerned and has not vacated such building without sufficient cause after the commencement of 1949 act in the said urban area। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो अप्लाई कर देगा कंट्रोलर को ऐसे केस में जहाँ पे टेनेंट का तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड को अपने ऑक्यूपेशन के लिए वैसी रेंटेड बिल्डिंग चाहिए, हमें उस लैंडलॉर्ड का कोई दूसरा वैकेंट प्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तब वो क्या है, वो मांग सकता है, एप्लीकेशन मेड कर सकता है कंट्रोलर को। दूसरी चीज़ जो है वो बोला जा रहा है ही रिक्वायर इट फॉर यूज ऑफ एन ऑफिस और कंसल्टिंग रूम बाय हिज सन who intend to start practice as a lawyer, qualified architect, chartered accountant or a registered practitioner within the meaning of the expression used in Punjab Medical Registration Act of 1916, the Punjab Ayurvedic Unani Practitioner Act of 1963 or the Punjab Homeopathic Practitioners Act of 1965 or for the residence of his son who is married। यानी कि पहली चीज़ में तो ये दिया था कि उसको खुद के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए और उस अर्बन एरिया में उसका कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टे के लिए, और वो अगर है तो वैकेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ में बोल रहा है कि उसको वो जो प्लेस है ना, वो बिल्डिंग जो है ना वो ऑफिस के पर्पस के लिए चाहिए, किसी कंसल्टिंग रूम के पर्पस के लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए जो कि स्टार्ट करना चाहता है अपना लॉयर के लिए प्रैक्टिस, या वो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है या चार्टर अकाउंटेंट है या कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है पंजाब मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1961 के अंदर, या पंजाब आयुर्वेदिक यूनानी प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1963 के अंदर, या पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1965 के अंदर, या तो उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए अपने सन के लिए जो कि एक मैरिड पर्सन है। ठीक है, तो इस केस में भी जो है ना ये विदाउट डिफॉल्ट ऑफ टेनेंट, फर्स्ट क्लॉज में तो डिफॉल्ट यानी कि सेकेंड क्लॉज में तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के डिफॉल्ट ऑफ टेनेंट के लिए जो है एविक्शन किया जा रहा था, लेकिन इस केस में थर्ड क्लॉज में जो है कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है टेनेंट, लेकिन उसको अपने पर्पस के लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए चाहिए, तो फिर वो मेड कर सकता है एप्लीकेशन। लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट सच सन इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन अर्बन एरिया कंसर्न एनी अदर बिल्डिंग फॉर द यूज ऑफ एन ऑफिस, कंसल्टिंग रूम और रेसिडेंट एज द केस में बी एंड नॉट वैकेटेड इट विदाउट सफिशिएंट कॉज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 1949। यानी कि उस सन के पास भी कोई अपना बिल्डिंग नहीं होना चाहिए ऑफिस के लिए यूज़ करने के लिए, कंसल्टिंग रूम के लिए या रेसिडेंशियल के लिए। ठीक है, और अगर है तो वो वैकेट नहीं होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर ऐसा है तो फिर उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट इसीलिए इसमें प्रोवाइजो डाल दिया गया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ उसके पास है, उसके बेटे के पास है, ठीक है, कोई अदर बिल्डिंग ऑफिस के पर्पज़ के लिए, कंसल्टिंग रूम के पर्पज़ के लिए, फिर उसको क्यों दिया जाएगा, उसको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो नीड में है। अगर वो नीड में नहीं है, वो गलत यूज़ करना चाहता है, बस वो एविक्ट कराना चाहता है टेनेंट को और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो बहाने बना रहा है लैंडलॉर्ड। तो इसलिए वो ये बचाने के लिए, टेनेंट के इंटरेस्ट के लिए ये प्रोवाइजो भी डाला गया है। ठीक है, फिर थर्ड पे आते हैं कि इट वॉज लेट टू द टेनेंट फॉर द यूज़ एज रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग in the service or employment of the landlord and the tenant has ceased whether before or after the commencement of this act to be in such service or employment। यानी कि टेनेंट को वो लैंड जो दिया गया था या रेंटेड प्लेस जो दिया गया था, कोई बिल्डिंग दी गई थी, इसीलिए दी गई थी क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में या सर्विस में था लैंडलॉर्ड के। ठीक है, और फिर क्या हुआ,
टेनेंट जो है वैसी सर्विस से उसको निकाल दिया जाता है या ख़त्म हो जाती है उसकी एम्प्लॉयमेंट, तो फिर उसको सीज कर लिया जाएगा उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो भी टेनेंट को दी गई है, क्योंकि वो सर्विस में था या एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है। फर्दर इसमें प्रोवाइजो बता रहा है कि वेयर द टेनेंट इज़ अ वर्कमैन who has been discharged or dismissed by the landlord from his service or employment in contravention of the provision of Industrial Dispute Act of 1947, he shall not be liable to be evicted until the competent authority under that act confirms the order of discharge or dismissal made against him by the landlord। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जहाँ टेनेंट जो है ना, कोई वर्कमैन है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है या डिसमिस कर दिया जा रहा है लैंडलॉर्ड के द्वारा, ठीक है, अपने उसके सर्विस से, एम्प्लॉयमेंट से, इसलिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रावीन किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के कोई प्रोविज़न को, ठीक है, तो उसको लायबल नहीं माना जाएगा उस एविक्शन के लिए। उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी जब तक डिसाइड नहीं कर लेती है उस एक्ट में और उसका कंफर्म नहीं कर देती है ऑर्डर, जो डिस्चार्ज और डिसमिसल का ऑर्डर था। जब तक कंफर्म नहीं होता है ऑर्डर, उसको स्टे करने का वहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो जब ये एक्ट फ्रेम किया गया था, इसमें दोनों के इंटरेस्ट को देखा गया है कि लैंडलॉर्ड का भी अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तो भाई आप एविक्ट कर दो, चाहे आपकी कोई गलती नहीं भी है तो भी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको ज़रूरत है तो हमको उसको देना पड़ेगा। बट अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बस एविक्ट कराना चाहता है किसी भी तरह से टेनेंट को, तो यहाँ टेनेंट की इंटरेस्ट को भी हम सेफगार्ड करेंगे। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रखा गया है, प्रोविज़न देख के भी समझ रहे होंगे। फिर जो है क्लॉज 4 ये बता रहा है, द टेनेंट हैज़ ऑलरेडी इन हिज ओन पोजेशन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग और सब्सिक्वेंटली एक्वायर पोजेशन ऑफ और एरेक्ट सच बिल्डिंग रीजनेबली सफिशिएंट फॉर हिज रिक्वायरमेंट इन द अर्बन एरिया कंसर्न। यानी कि टेनेंट जो है ना, वो ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी पोजेशन में था एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के, और सब्सिक्वेंटली बाद में उसने एक्वायर कर लिया पोजेशन या अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, जो कि सफिशिएंट है इस रिक्वायरमेंट के लिए, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके लिए सफिशिएंट है उस अर्बन एरिया में, ठीक है। तो उसको एविक्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड की ज़रूरत है और टेनेंट के पास भी कोई दूसरा रहने की जगह है, उसके पास अपना प्लेस है। तो यहाँ पे अगर टेनेंट को निकाला जाएगा तो उस पर हार्डशिप नहीं होगी। तो इस टाइम में भी अगर लैंडलॉर्ड को ज़रूरत है तो एविक्शन की नोटिस दी जा सकती है कंट्रोलर को सेटिस्फाई करने के बाद, ठीक है। फिर 5th क्लॉज बोल रहा है, इफ़ he is a member of the armed force of the Union of India and requires it for the occupation of his family and produces a certificate from the prescribed authority referred in Section 7 of Indian Soldier Litigation Act of 1925 that he is serving under the special condition within the meaning of Section 3 of that Act। यानी कि जो लैंडलॉर्ड है ना, वो आर्म फोर्स में है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, और उसको वो जो बिल्डिंग है, रेंटेड प्लेस है, उसको अपनी फैमिली की ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, और वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करता है उस रिगार्डिंग में। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है ना, सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सोल्जर लिटिगेशन एक्ट ऑफ 1925 के अंदर उसका सर्टिफिकेट दिखाता है और ये बताता है कि वो सर्व कर रहा था स्पेशल कंडीशन के अंदर, जो कि उस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में दे रखी है, तो भी एविक्शन नोटिस दिया जा सकता है क्योंकि उसको नीड है ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली के लिए, ठीक है। फिर इसके साथ एक्सप्लेनेशन अटैच है जो बता रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज फैमिली मीन्स सच रिलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एज ऑर्डिनरीली लिव विद हिम एंड आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। यानी कि यहाँ फैमिली का मतलब बताया गया है। फैमिली के मतलब यहाँ वो है लैंडलॉर्ड के रिलेशंस जो ऑर्डिनरी उसके साथ रहते हैं और जो डिपेंडेंट है उस पर, ये सारे लोग कौन होंगे, फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ऊपर की सारी चीज़ें जो देख रहे थे अब तक, वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए चाहिए थी जहाँ टेनेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं था, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है लैंडलॉर्ड को चाहिए थी अपने पर्पस के लिए। तो वो एप्लीकेशन मेड कर रहा था कंट्रोलर को, ये सारी जो कंडीशन मैंने आपको बताया उन सब के लिए। अब जो है रेंटेड लैंड है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, रेंटेड लैंड है। इन केस ऑफ रेंटेड लैंड, इफ़ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन यूज़, is not occupying in the urban area concerned for the purpose of his business any other rented land and has not vacated such rented land without sufficient cause after the commencement of 1949 Act। यानी कि रेंटेड लैंड के केस में अगर जो है वो जो रेंटेड लैंड है वो
जो लैंडलॉर्ड को अपने यूज़ के लिए चाहिए, ठीक है, फॉर हिज ओन यूज़ इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग इन अर्बन एरिया कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, और उसका उस अर्बन एरिया में कोई दूसरा रेंटेड लैंड नहीं है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और जो अगर है वो खाली नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन मेड कर सकता है रेंटेड लैंड के लिए भी। फिर थर्ड में बताया जा रहा है, इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इफ ही रिक्वायर इट टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग work at the instance of the state government or local authority or any improvement trust under such improvement or development scheme, or if it becomes unsafe or unfit for human habitation, यानी कि वैसे केस में जहाँ बिल्डिंग या रेंटेड लैंड, ठीक है, रेंटेड लैंड या बिल्डिंग के केस में अगर वो रिक्वायर करता है, इफ़ ही रिक्वायर्स इट टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क, अगर उसको लैंडलॉर्ड को कोई बिल्डिंग वर्क करानी है जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने बोला गया है, उसके द्वारा कंप्लाई किया गया है, तो वो कंप्लायंस के लिए जो है वो वर्क करानी है या कोई इम्प्रूवमेंट कराना है ट्रस्ट का, ठीक है, तो वैसा इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट स्कीम के अंदर वो जो है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनसेफ या अनफिट है। यानी कि सिंपल शब्दों में हम अगर समझे तो अगर कोई बिल्डिंग है या रेंटेड लैंड है और वो किसी बिल्डिंग वर्क के लिए चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने कोई प्रिस्क्राइब किया गया है कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए उस वर्क के लिए, उस बिल्डिंग में, जिस भी बिल्डिंग में ऐसे वर्क कंडक्ट करेंगे वैसे वर्क चलेंगे, वहाँ ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, तो उस स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए उनको वो कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है या कुछ वर्क कराना है लैंडलॉर्ड को, ताकि वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फिट हो सके और सेफ हो सके। अदरवाइज वो क्या है, अनफिट या अनसेफ है ह्यूमन हैबिटेशन के, ठीक है। इसके साथ प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइडेड हमें ये बता रहा है कि वेयर द टेनेंसी इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड अग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, the landlord shall not except under subclause 5 of the clause A be entitled to apply under this subsection before the expiry of such period। यानी कि यहाँ प्रोवाइडेड बता रहा है कि जहाँ टेनेंसी जो है किसी स्पेसिफाइड पीरियड की लिए है और जो अग्री हुआ है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, तो लैंडलॉर्ड जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकता इस सबसेक्शन के अंदर जब तक वो पीरियड जो है एक्सपायर ना हो जाए। लेकिन सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट टू सब क्लॉज 5, यानी कि सब क्लॉज 5 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ में वो अगर कोई अग्रीमेंट है किसी पीरियड के लिए तो वो एक्सपायरी पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। अब सब क्लॉज 5 में क्या, सब क्लॉज 5 जो था ए का, उसमें ये दिया गया था कि जो आर्म फोर्स का मेंबर है उसके फैमिली की ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए अगर तो वैसे कंडीशन में बस ये अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज सारे कंडीशन में अप्लाई होगा कि अगर कोई फिक्स पीरियड के लिए है तो उस फिक्स पीरियड के बीच में जो है उसको हटाया नहीं जा सकता, एविक्शन का नोटिस नहीं दिया जा सकता। फर्दर प्रोवाइजो इसमें दिया गया है कि वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ ऑब्टेन पोजीशन ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग और रेंटेड लैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेन under the same provision for the possession of any other building or rented land of the same class। यानी कि यहाँ फर्दर प्रोवाइड किया जा रहा है कि जहाँ लैंडलॉर्ड ने पोजीशन ऑब्टेन कर लिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का, ठीक है, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 5 के अंदर किस क्लॉज के, क्लॉज नंबर ए के और क्लॉज नंबर बी के, ठीक है, तो फिर से वो अप्लाई नहीं कर सकता है पोजीशन के लिए कोई अदर बिल्डिंग या रेंटेड लैंड के लिए, क्योंकि उसको अपनी नीड के लिए चाहिए। यहाँ कोई जो है टेनेंट की डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसको अपनी नीड के लिए चाहिए और एक बिल्डिंग जो है सफिशिएंट है। अगर एक बिल्डिंग में आपने अप्लाई कर लिया, फिर आप दूसरे बिल्डिंग में भी, अगर आपकी एक से ज़्यादा बिल्डिंग है तो आप दूसरे बिल्डिंग में भी सेम पर्पज़ के लिए नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो नीड था ऑक्यूपेशन के लिए या अपने बेटे के ऑक्यूपेशन के लिए या रेसिडेंस के लिए, तो वो फुलफिल हो रही है, ठीक है, तो फिर वो आप फर्दर दोबारा ना अप्लाई नहीं कर सकते। कौन से क्लॉज के अंदर, तो जो है ये क्लॉज नंबर 1 और सब क्लॉज नंबर 5 जो है ए और बी का, ठीक है। फर्दर प्रोवाइड बोल रहा है कि वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज़ ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेन अंडर द सेड सब क्लॉज फॉर द पोजीशन ऑफ एनी अदर बिल्डिंग फॉर द यूज ऑफ द रेसिडेंस एज द केस में बी ऑफ द सेम सन। यानी कि सेम बातें बताई गई हैं कि एक बार ले लिया बिल्डिंग
तो फिर दूसरी बिल्डिंग के लिए भी सेम पर्पस के लिए नहीं चाहिए, अपने बेटे के लिए भी। ऊपर वाले क्लॉज में था अपने लिए, दूसरे वाले क्लॉज में बेटे के लिए, बाकी कंडीशन सेम है, क्योंकि एक बिल्डिंग से आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है, आप दूसरी बिल्डिंग क्यों चाह रहे हो, यानी कि आपका मेलाफाइड इंटेंशन है, दिस शोज दैट। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सबसेक्शन पे जो कि है 3A। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हम सेक्शन नंबर 13 ही पढ़ रहे हैं और आज हम बस सेक्शन नंबर 13 देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बड़ा है काफ़ी, तो हम आज बस यही सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो 3A में क्या बता रहा है, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब हम ऊपर देख रहे थे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, अब नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में क्या होगा, अ लैंडलॉर्ड हु स्टैंड्स रिटायर और डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ Union of India or was a minor son who was a minor son at the time of the death of the deceased landlord or requires it for his personal use may within a period of 3 years from the date of his retirement or discharge or attaining the age of 18 years as the case may be apply to the controller for the order directing the tenant to put the landlord in possession। यानी कि अब नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में लैंडलॉर्ड जो कि रिटायर हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है, रिटायर हो गया या डिस्चार्ज हो गया कहाँ से, आर्म फोर्स से यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, या जिसका कोई माइनर सन है 18 ईयर्स से कम का। ठीक है, जब उसकी डेथ हुई थी उस डिसीज्ड लैंडलॉर्ड की, मरे हुए लैंडलॉर्ड की, यानी कि जब डेथ हो गई थी लैंडलॉर्ड की। ठीक है, और वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो वो कब अप्लाई कर सकता है, वो 3 साल तक अप्लाई कर सकता है, जिस दिन से रिटायरमेंट हुई थी या डिस्चार्ज हुआ था, या जिस दिन उसने अटेन किया ना 18 ईयर्स, उस दिन से भी 3 साल, जिस दिन रिटायर हुआ डिस्चार्ज हुआ या जिस दिन उसने अटेन किया 18 ईयर्स, उस दिन से भी 3 ईयर के अंदर वो अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई करेगा, कंट्रोलर को अप्लाई करेगा, और ऑर्डर देगा कि प्लीज़ आप जो है एविक्ट कर दीजिए अपनी पोजीशन जो है नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, और वो लैंडलॉर्ड को पोजीशन में दे दीजिए। इसके साथ प्रोवाइजो एडेड है, provided that where the landlord has obtained possession of a non-residential building under this subsection, he shall not be entitled to apply again for the possession of any other non-residential building of the same class। तो सेम चीज़ दी गई है कि अगर लैंडलॉर्ड ने obtain किया पोजेशन नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का इस सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर, तो फिर से वो अगेन अप्लाई नहीं कर सकता है पोजेशन के लिए कोई दूसरा नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग सेम क्लास में। ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस फुलफिल हो गया है, सेम चीज़ पे बेस्ड है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट सब क्लॉज है कि द कंट्रोलर शैल इफ ही सेटिस्फाइड दैट द क्लेम ऑफ द लैंडलॉर्ड इज बोनाफाइड मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑन सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंट्रोलर, एंड इफ द कंट्रोलर इज नॉट सो सेटिस्फाइड ही शैल मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द अप्लीकेशन। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कंट्रोलर जो है वो अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है, जो क्लेम जो लैंडलॉर्ड कर रहा है ना वो बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहा है, उसका कोई भी बैड इंटेंशन नहीं, वो गुड फेथ में जो क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑर्डर कर देगा, बोलेगा टेनेंट को कि तुम जो है पोजीशन जो है उस बिल्डिंग या रेंटेड लैंड का दे दो लैंडलॉर्ड को। ठीक है, वैसे डेट में जो भी स्पेसिफाई करेगा कंट्रोलर, और कंट्रोलर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है इस चीज़ से कि उसका बोनाफाइड इंटेंशन है और उसको डाउट होता है, तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ऑर्डर दे देगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। फर्दर इसके साथ प्रोवाइजो बोल रहा है कि कंट्रोलर में गिव द टेनेंट अ रीजनेबल time for putting the landlord in possession of a building or rented land and may extend such time so as not exceeding 3 months in aggregate। यानी कि जो कंट्रोलर है वो पोजीशन देने के लिए टेनेंट को 3 महीने का वक्त देगा कि तुम 3 महीने के अंदर अंदर जो है लैंडलॉर्ड को पोजीशन में दे दो, 3 महीने से ज़्यादा तुमको टाइम नहीं दिया जाएगा। सब क्लॉज 5 जो है ये बता रहा है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज नंबर ए और subsection 3 it shall be disposed of as far as may be within a period of 1 month, and if the claim of the landlord is accepted the controller shall make an order directing the tenant to put the landlord in possession of the building on the date specified in the order, and such date shall not be later than 15 days from the date of the order। यानी कि बताया जा रहा है जहाँ एप्लीकेशन मेड किया गया है क्लॉज ए के सब क्लॉज 5 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 3 के सब सेक्शन 3 के, यानी कि जहाँ पे सेम चीज़, जहाँ पे आर्म फोर्स का जो मेंबर था उसको अपनी फैमिली की ऑक्यूपेशन के लिए जहाँ पे चाहिए थी, उस चीज़ में जो है एप्लीकेशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर ही डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ठीक है,
अगर लैंडलॉर्ड का क्लेम जो है एक्सेप्ट किया जाता है तो 1 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। और कंट्रोलर जो है ऑर्डर मेक कर देगा और डायरेक्ट करेगा उस टेनेंट को कि लैंडलॉर्ड को दे दो पोजीशन उस बिल्डिंग का उस डेट पे जो भी स्पेसिफाई किया गया है ऑर्डर में। और वो जो डेट होना चाहिए ना 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डर की डेट से, यानी कि क्योंकि ऐसे केस में अर्जेंसी है, अर्जेंसी के केस में इसलिए वहाँ पे ज़रूरत है कि जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए 1 मंथ में डिस्पोज ऑफ करेगा। और जिस दिन से ऑर्डर मेड किया उसके 15 डेज़ के अंदर जो है वो पोजीशन उसको दे देना होगा। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज जो है हमारा सब क्लॉज 6 जो है ये हमें बता रहा है वेयर अ लैंडलॉर्ड हु हैज़ ऑब्टेन पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 1 और ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 3 डज नॉट हिमसेल्फ ऑक्यूपाई इट, और इफ पोजीशन वाज ऑब्टेन अंडर सब क्लॉज 5 और ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 his family does not occupy the residential building, or if the position was obtained by him on behalf of his son in pursuance of order under subclause 2 of clause A of subsection 3, his son does not occupy it for the purpose of which position was obtained for a continuous period of 12 months from the date of obtaining position, or if the position was obtained under subsection 3A, he does not occupy it for his exclusive personal use for a continuous period of 3 years, or where a landlord who has obtained a possession of a building under the clause C of subsection 3 puts that building to any use or let it out, or any tenant other than tenant evicted from it, the tenant who has been evicted may apply to the controller for an order directing that the possession of such building or rented land shall be restored to him, and controller make an order accordingly। यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है जहाँ लैंडलॉर्ड जो है उसको पोजीशन दे दिया गया था कंट्रोलर के द्वारा, क्योंकि कंट्रोलर को लगा था बोनाफाइड इंटेंशन में एप्लीकेशन मेड किया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा, भले ही टेनेंट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ की सब क्लॉज 1 के अंदर जो कि क्लॉज ए में दिया गया है और क्लॉज बी में दिया गया है सबसेक्शन 3 के, वहाँ जो है वो खुद से ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने डिमांड किया था क्योंकि मुझे खुद के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, बट उसने खुद से ऑक्यूपाई नहीं किया उसका पोजीशन, ठीक है। और सबसे क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 के अंदर उसकी फैमिली ने ऑक्यूपाई नहीं किया रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, उसने बोला था मेरी फैमिली को ज़रूरत है, बट उसने ऑक्यूपाई नहीं किया उसकी फैमिली ने। और अगर पोजीशन ऑब्टेन किया गया है उसके द्वारा या उसके सन के लिए किया गया है सब क्लॉज 2 में, या क्लॉज सब क्लॉज 2 किसका, क्लॉज ए का ऑफ सबसेक्शन 3 का, और उसका सन जो है ऑक्यूपाई नहीं करता है उस पर्पज़ के लिए पोजीशन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पीरियड के लिए कब तक पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई करता है, 12 महीने के लिए, 12 मंथ तक अगर उसने उस सन ने ऑक्यूपाई नहीं किया उस लैंड, अगर सन के लिए डिमांड किया गया और 12 महीने तक लगातार उसने ऑक्यूपाई नहीं किया है, ठीक है। और जहाँ एप्लीकेशन मेड की गई है सबसेक्शन 3A के अंदर, तो उसने जो है ऑक्यूपाई नहीं किया है एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज़ के लिए कंटिन्यूअस पीरियड कितने दिन तक, 3 साल तक। अगर बेटे के लिए है तो 12 महीने खुद के एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज़ के लिए 3A में किया गया, 3 साल तक ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ लैंडलॉर्ड ने obtain किया है पोजीशन किसी बिल्डिंग का सबसेक्शन 3 ऑफ क्लॉज सी का क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 के अंदर, और वो बिल्डिंग जो है वो क्या कर रहा है, वो किसी और को लेट आउट कर रहा है अदर देन जिस टेनेंट को एविक्ट किया गया है, ठीक है। यानी तो दिस शोज दैट कि वो उसका पर्पस था कि बस उस टेनेंट को एविक्ट किया जाए। तो वैसा जो टेनेंट है जिसको एविक्ट किया गया है वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन मेड किया कर सकता है कि देखिए आपने जो है ओनर के यानी कि लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशन पे सेटिस्फाई होके मुझे निकाला, अब लैंडलॉर्ड को देख लीजिए उस पर्पज़ के लिए तो वो यूज़ ही नहीं कर रहा जिस पर्पज़ के लिए उसने डिमांड किया था, यानी कि उसका मैलाफाइन इंटेंशन था, बैड इंटेंशन था। तो ये कंट्रोलर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ऑर्डर कर सकता है उस अकॉर्डिंगली। फिर लास्ट सब क्लॉज जो बोल रहा है ये बता रहा है वेयर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द एविक्शन ऑफ अ टेनेंट इज फ्रिवलेस और वेक्सेशियस, द कंट्रोलर में डायरेक्ट दैट कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ बी पेड बाय सच लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट। अब जहाँ कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है ना कि जो एप्लीकेशन मेड की गई थी लैंडलॉर्ड के द्वारा वो एक झूठी एप्लीकेशन थी, फ्रिविलेस वेक्सेशियस बनाई गई एप्लीकेशन थी कि उसको बस उसका पर्पस था कि टेनेंट को जो है एविक्ट कर दिया जाए। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है कंट्रोलर इस रिगार्ड में तो फिर वो कंपनसेशन दे देगा
टेनेंट को 500 का कंपनसेशन बोलेगा लैंडलॉर्ड को कि तुम टेनेंट को दो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेक्शन नंबर 13। बड़ा ज़रूर था बट बहुत ही इजी था। मैं एक समरी बता देती हूँ आपको पूरे सेक्शन का। सेक्शन नंबर 13 जो था, हमें एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में बताया जा रहा था, यानी कि कब टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। तो जो इसका सब क्लॉज 2 था, इसमें बताया जा रहा था, सबसे पहले सब क्लॉज 1 में बताया गया कि इस सेक्शन में जो दिया गया बस इसी हिसाब से जो है टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, अदर देन दिस नहीं किया जा सकता है। फिर सब क्लॉज 2 था, इसमें बताया जा रहा था कहाँ जो है टेनेंट के डिफ़ॉल्ट के कारण जो है उसको एविक्ट कर दिया जाएगा। लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन मेड कर सकता है कंट्रोलर और उसको एविक्ट कर दिया जाएगा। जैसे उसने रेंट पे नहीं किया, उसने सबलेट कर दिया प्रॉपर्टी, उसने लीज के लिए लिया था, बस जिस पर्पज़ के लिए था उस पर्पज़ के लिए ना यूज़ करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था। तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ डिफ़ॉल्ट था टेनेंट का, वहाँ लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन मेड कर रहा है कंट्रोलर को। कंट्रोलर जो है टेनेंट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि तुम सो कॉज करो कि तुमने ये डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। और अगर फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है अगर कि टेनेंट का डिफ़ॉल्ट था, तो फिर उसको एविक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एविक्ट कर दिया जाएगा और लैंडलॉर्ड को पोजीशन दे दिया जाएगा और 3 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है तुम पोजीशन जो है लैंडलॉर्ड को दे दो। अब फिर जो थर्ड क्लॉज था उसमें बताया जा रहा था कि यहाँ टेनेंट की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं थी, टेनेंट ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड को अपने पर्पज़ के लिए वो जो बिल्डिंग थी या रेंटेड लैंड था वो चाहिए था, चाहे वो अपने ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, अपने फैमिली के ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए, अपने सन के लिए, अपने सन के प्रोफेशनल करियर के लिए चाहिए। ठीक है, चाहे वो लॉयर है या चार्टर अकाउंटेंट है या सो ऑन है, जो भी हमने अभी डिटेल में पढ़ा, तो उस पर्पज़ के लिए चाहिए तो फिर वो मेड कर सकता है एप्लीकेशन कंट्रोलर को। और कंट्रोलर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा कि बोनाफाइड नीड है कंट्रोलर की, तो फिर वो दे देगा। फिर लेकिन इस चीज़ में वो टेनेंट का भी जो है इंटरेस्ट सेफगार्ड करेगा। अगर एक बिल्डिंग में अप्लाई किया है उसने, फिर दूसरी बिल्डिंग में सेम पर्पज़ के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। वो देखेगा कि उसका जेन्युइन नीड है या नहीं है, और अगर जेन्युइन नीड है तभी दिया जाएगा और 3 महीने के अंदर पोजीशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ आर्म फोर्स का पर्सन है उसके फैमिली के ऑक्यूपेशन में के लिए चाहिए, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर बोला जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि डिस्पोज ऑफ कर दे उसका एप्लीकेशन और 15 दिन के अंदर अंदर उसको पोजीशन दे दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो था हमें आगे यही बताया जा रहा था कि अब बोनाफाइड इंटेंशन को देखकर कंट्रोलर ने ऑर्डर तो कर दिया कि पोजीशन दे दो लैंडलॉर्ड को विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट बाय द टेनेंट, तो उसने दे दिया, बट उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ से उसने मांगा था वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ ही नहीं कर रहा। ठीक है, सन के बिजनेस के लिए चाहिए, बट उसके पास अनदर भी बिल्डिंग है उस अर्बन एरिया में जिसके लिए वो यूज़ कर रहा है, तो उसको वो नीड ही नहीं है। वो 12 मंथ तक नहीं रहा वहाँ पे, 12 मंथ से पहले ही छोड़ दिया। अगर उसने एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज़ के लिया था तो वो कंटिन्यूसली 3 ईयर्स वहाँ स्टे ही नहीं किया, उसने छोड़ दिया वो पहले ही। उसने जो है दूसरे एक टेनेंट को जो है वो बिल्डिंग जो है लेट आउट कर दिया उस टेनेंट को एविक्ट करके। ये सब चीज़ शो कर रहा है कि वो जो लैंडलॉर्ड का था उसका इंटेंशन बस इतना था कि वो किसी भी हालत में टेनेंट को एविक्ट कर दे, और उसके पास कोई भी कॉज नहीं था क्योंकि टेनेंट ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, तो फिर उसने फ्रिवलेस एप्लीकेशन मेड किया था। और अगर तो फिर ऐसे केस में जो है ना टेनेंट एप्लीकेशन मेड कर सकता है कंट्रोलर को और वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उससे अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेगा। और अगर जो है कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है कि फ्रिवलेस या वेक्सेशियस एप्लीकेशन मेड किया गया है किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, ताकि वो पोजीशन ले ले, तो फिर उस पर फ़ाइन लगा दिया जाएगा 500 रुपये का। ठीक है, आई होप ये 500 रुपीज़ का जो फ़ाइन है कंपनसेशन है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, बिकॉज ये 1973 के टाइम से चला रहा है, तो उस वक्त 500 बहुत ज़्यादा था, बट आज के डेट में नहीं है, तो ये अमेंड करना चाहिए। बट आज अभी के लिए हम यही याद रखेंगे कि 500 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरी समरी आपको बता दी पूरे सेक्शन की। ये सेक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट सेक्शन को लेके चलेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर हरियाणा जुडिशरी। दिस इज़ ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन। थैंक यू।